नमस्कार मंडळी. मी संजय पवार आपल्या दिव्य ऊर्जा ज्योतिषीय प्रबोधन ह्या चॅनेलवरती तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. ओम नमो आदेश. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय पवार, सतारा महाराष्ट्र से, और आप देख रहे हैं यूट्यूब का हमारा चैनल जिसका नाम है दिव्य ऊर्जा ज्योतिष प्रबोधन. वैसे मैं ज़्यादा करके मराठी में वीडियोस बनाता हूँ ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में. कुछ हमारे हिंदी भाषिक दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी मराठी वीडियोस में आपने जो भी बातें रखी है, जो भी जानकारी दी है, वो आपको हमको हिंदी भाषा में दीजिए. तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी छोटे छोटे हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. कहीं बीच में अगर मेरे बातों से यानी शब्दावली में कुछ अड़चन आ गई तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि आदत नहीं है ना कंटिन्यूस हिंदी में बात करने की आदत नहीं है. हो सकता है कोई शब्द इधर उधर हो जाएंगे, तो आप संभाल लीजिए. हम बात करेंगे ज्योतिष कुंडली के माध्यम से जो भी सवाल सामने आ जाते हैं, उनके जवाब किस तरह से ढूंढे जाते हैं, और हकीकत में ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की पद्धति से सहजता से, सरलता से उस सवाल का जवाब कुंडली में कैसे ढूंढा जाता, कैसे ढूंढना जाना चाहिए. ठीक है ना. कुछ बातें सबसे पहले क्लियर कर लेंगे हम. वो बातें ऐसी हैं, ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र में कोई भी ग्रह या कोई भी नक्षत्र एक ही तरह से सभी को न शुभ होता है न अशुभ होता है, और वो शुभ अशुभता हमेशा के लिए कभी भी नहीं होती. ये मुद्दा है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा ऐसा है कि कोई भी शुभ घटना या कोई भी अशुभ घटना हमेशा के लिए रहती नहीं है. वो अपना समय लेने के बाद वो बदलती जरूर है. ठीक है. अगली बात, ज्योतिष शास्त्र यानी ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र में, हालांकि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र ये नक्षत्रों के आधार पे खड़ा है, नक्षत्रों के आधार पे ही चलता है. आपको सबको मालूम है, ग्रहों को अपनी खुद की अपना खुद का प्रकाश नहीं है, और ग्रहों को अपनी खुद का फलित नहीं है. फलित देने का काम ये ग्रहों के माध्यम से चलता है, मगर असल में ओरिजिनल फलित कौन देता है? तो ग्रहों के माध्यम से वो ग्रह जो नक्षत्र में गोचर करता है, उस नक्षत्र के हिसाब से हमको फलित मिलता है. क्योंकि जैसे ग्रह को अपना खुद का प्रकाश नहीं है और ग्रह स्थिर नहीं है, मगर दूसरी बाजू में नक्षत्र ये स्वयं प्रकाशी है और नक्षत्र को ही फलित है. ये बातें ध्यान में रखी, एक बार आपने रख दी
तो फिर आगे की बात समझने में आसानी हो जाएगी। कुंडली का यानी कुंडली के अंदर कोई भी सवाल हम सामने ले लें तो उसका जवाब ढूंढने का तरीका ऐसा है। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जन्म लग्न कुंडली में जिस हाउस में, जिस स्थान में जो ग्रह है उसको पकड़ के फलित बयां करते हैं, हालांकि वो गलत है। कुंडली का कोई भी सवाल उसको एक विषय है ना, किसी भी सवाल को एक विषय है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है उसको। वो टॉपिक हमको पहले कुंडली में मालूम होना चाहिए। जैसे पढ़ाई लिखाई का अगर कुछ सवाल है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ाई में कैसा रहेगा, क्या पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कैसे, नहीं लगेगा तो क्यों। तो ये पढ़ाई के टॉपिक में अगर हमको कुंडली देखनी है, कुंडली का सवाल सामने लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कुंडली का लग्न देख के उस कुंडली का पंचम स्थान देखना है। और पंचम स्थान में अगर कोई प्लैनेट है, ग्रह है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है हमको, क्योंकि वो जन्म के समय का गोचर का ग्रह था। ज्योतिष कुंडली में सबसे अहम बात ऐसी है, कोई भी सवाल जो कुंडली के वो एक पर्टिकुलर स्थान से रिलेट करता है, तो वो सवाल का जवाब ढूंढने का काम, उस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी उस स्थान के भावेश को होता है। वो भावेश ही उसके ऊपर अपने को जवाब देता है। हालांकि वो उस पर्टिकुलर हर एक स्थान का जो कर्ता धर्ता होता है, वो स्थान में जो राशि है उस राशि का स्वामी यानी भावेश होता है, वो करता है। अब ये भावेश को कैसे आंका जाए, तो सबसे पहली बात, वो भावेश जो सवाल सामने आया है उस भावेश का मूल कुंडली में यानी जन्म लग्न कुंडली में अपने स्थान से कौन से स्थान पे वो बैठा है। हाँ, अपने स्थान में रहेगा तो बात अलग है, मगर समझो पंचम स्थान का भावेश अगर दशम स्थान में बैठा हो तो वो कहाँ गया, अपने खुद के हाउस से यानी खुद के घर से, खुद के स्थान से वो कौन से स्थान में बैठ के देख रहा है, हैंडल कर रहा है। पंचम से वो बैठा है दशम स्थान में, तो दशम भाव में बैठा है ना, तो पंचम भाव को, अपने खुद के पंचम भाव को वो कौन से स्थान में बैठ के मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, देख रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो अपने स्थान से छठे स्थान में बैठ के, आगे बात ध्यान में, ये एक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि उसका यानी उस प्लैनेट का, उस भाव के स्वामी का मूल जन्म के समय क्या स्थिति थी, यानी वो कौन से नक्षत्र में था उस टाइम, उस नक्षत्र के कौन से चरण में था, और उसकी स्थिति क्या थी, और सबसे इम्पोर्टेंट उस वक्त उसका उपनक्षत्र कौन सा सामने आया था। क्योंकि ज्योतिष में ये अलिखित नियम है, हर एक ग्रह के ऊपर उसके उपनक्षत्र का प्रभाव ही होता है। हर एक वर्तमान स्थिति में जो गोचर से चलती है ना, तो हर बदलने वाले वर्तमान स्थिति में हर प्लैनेट का,
हर ग्रह का जो फलित हम सामने लेते हैं उसमें उस ग्रह के उपनक्षत्र स्वामी का प्रभाव भी होता है। तीसरी बात, वही भावेश नवमांश कुंडली में कौन सी स्थिति में है, कहाँ पे है, क्योंकि उसकी असल फलित स्वरूप, उसकी असलियत फलित देने का वो नवमांश से मालूम पड़ता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कुंडली में देखें तो सटीक जवाब की तरफ बढ़ते हैं। और अभी चौथी बात, हर एक ग्रह का, हर एक नक्षत्र का फलित देने का अपना अपना एक भाग है, यानी अपनी अपनी एक सीमा है। वो सीमा कौन सी है? तो वो हर एक ग्रह का, यानी कोई भी कुंडली का प्रत्येक ग्रह या प्रत्येक नक्षत्र ये सदा सर्वकाल शुभ नहीं होता, अशुभ नहीं होता, क्योंकि हर एक कुंडली का शुभाशुभ फल देने का जो ब्यौरा तय होता है जन्म के समय, वो होता है जन्म नक्षत्र गोचरी में, यानी अपने नवतारा चक्र में। दोस्तों, नवतारा चक्र का अहम रोल होता है, उसके सिवा फलित में शुभाशुभ जानने की कोई जरिया ही नहीं है। आती ध्यान में बात? क्योंकि नवतारा चक्र में ही हमें मालूम पड़ जाता है कि जन्म नक्षत्र के आगे आने वाले जो नौ नक्षत्र है, उस नौ नक्षत्र में जन्म नक्षत्र से लेके आगे तीसरा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से लेके पांचवा नक्षत्र और जन्म नक्षत्र से आगे सातवां नक्षत्र, ये सिर्फ 9 नक्षत्र ही हमको हमारे जीवन में अशुभतादायक होते हैं। बाकी कोई भी ग्रह स्थिति या कोई भी नक्षत्र, ये 9 नक्षत्र को छोड़ के कोई भी ग्रह योग, कोई भी नक्षत्र हमें अशुभता दे नहीं सकते, और यही चीज हम भूल रहे हैं। इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं। आपको क्या करना है, अपने जीवन में जो भी अशुभ घटना घट चुकी है, अगर उस घटना का दिन और तारीख आपको मालूम होगी तो देख लीजिए, और वो उस दिन कौन सा नक्षत्र था वो देख लीजिए, और फिर उस नक्षत्र को अपने जन्म नक्षत्र यानी नवतारा चक्र में रख के देखिए। देखो, आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि जिस दिन, जिस तारीख को जो अशुभ घटना घटी है आपके साथ में, उस दिन आपके नवतारा चक्र में का एक तो विपत नक्षत्र होगा, प्रत्यय नक्षत्र होगा, नहीं तो वध नक्षत्र होगा। उसका टाइमिंग भी देखना है अपना। तो उस दिन विपत प्रत्यय यानी उस दिन नक्षत्र की कौन से नक्षत्र की सहभाग उस दिन में था। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सुबह समझो 7:54 पे अगर नक्षत्र बदल रहा है और वो अशुभ नक्षत्र में जा रहा है वो दिन, तो आपकी जो घटना घटी है ना, उसका टाइमिंग भी आपको क्रॉस मैच करना है। देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी लाइफ की अधिकतर घटनाएं ये
हमारे नवतारा चक्र के हिसाब से जो विपत प्रत्यय वध नक्षत्र होते हैं उनके ही सानिध्य में घटी हुई है, और यही हमको भी देखना है। और एक बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि हमारे कुंडली की जो दशा स्थिति है, जैसे नवतारा चक्र ने हमें बता दिया है कि भाई आपको आपके लाइफ में शुभ फलित देने वाले कौन कौन हैं, जो जन्म नक्षत्र है, जो संपत नक्षत्र है, जो क्षेम नक्षत्र है, जो साधक नक्षत्र है, जो मित्र नक्षत्र है, अधिमित्र नक्षत्र है, ये शुभतादायक है। और अशुभतादायक कौन है? तो विपत नक्षत्र है, प्रत्यय नक्षत्र है और वध नक्षत्र है। ये तो दो भाग, अब हमारे जीवन के शुभ अशुभ के दो भाग खुली किताब की तरह खोल के रख दिए हैं नवतारा चक्र ने, और उसके अलावा उसके सिवा कुछ नहीं घटित होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है, विपत नक्षत्र समझो अश्विनी है तो उसका नक्षत्र स्वामी केतु हो गया। इसका मतलब ये ऐसे नहीं समझो अश्विनी नक्षत्र आपके लिए, केतु का नक्षत्र आपके लिए अशुभ है, समझ के चलिए कि वो प्रत्यय नक्षत्र है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केतु आपको हमेशा, केतु भी आपको अशुभ होगा। केतु अशुभ है मगर किस अंदाज से, जैसे उसके लिए हम लोग, जैसे हम उसके लिए कैसे करते हैं कि एक पंचांग स्थिति सामने लेते हैं। पंचांग स्थिति यानी क्या? फलित में जिस पंचांग स्थिति से फलित निर्माण होता है, उस निर्माण में जो पंचांग आता है, पंचांग यानी क्या? एक अंग है ग्रह, दूसरा अंग है नक्षत्र, तीसरा अंग है नक्षत्र के स्वामी, चौथा अंग है चरण स्वामी और पांचवा अंग है राशि स्वामी। इन 5 अंगों के एकत्रित परिणाम को हम फलित बोलते हैं। आगे बात ध्यान में, आजकल जो चल रहा है ना, लगन में मंगल है तो अमुक ये होगा, ये फलाना होगा, ढिमका होगा, सरासर गलत है। ये सामने वाले का अज्ञान का हम गलत फायदा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो असल में फलित का जो अंदरूनी भाग है, जिसको हम अभी आपको बताया पंचांग है, उसको देखना है। अभी वो पंचांग में से जैसे बात चल रही थी, केतु अशुभ है मगर वो पूरी तरह से अशुभ नहीं है। अगर केतु शुक्र के नक्षत्र में होगा, शुक्र के नक्षत्र के पहले चरण में होगा, या ऐसे समझो कि केतु अपने ही नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है और पहले चरण में है, ठीक है, और मेष राशि, सिंह राशि में है, तो यहां पंचांग कैसे स्थित होता है? केतु का 20% ले लो आप, नक्षत्र का 20% ले लो, उसके चरण स्वामी का 20% ले लो, नक्षत्र स्वामी का 20% ले लो और राशि स्वामी का 20% ले लो, तो 100% हो गया। उसमें से हमें अशुभ कौन कौन है? तो केतु है, ठीक है, मगर बाकी केतु है और रवि है, चलो बराबर ना। तो वो फलित का जो टका निकलता है वो कितना हो? केतु का 20% और राशि स्वामी का 20%, यानी 100 में से 40% उसको वो फलित अशुभ दायक होगा। उसका ये मतलब नहीं कि केतु 100% अशुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह 100% शुभ या अशुभ नहीं होता। इसलिए आगे बात ध्यान में,
इसी तरह से हमें कुंडली का जो भी सवाल सामने आता है कुंडली में के, उसका टॉपिक देखना है। वो टॉपिक कुंडली में कौन से स्थान का है, उस स्थान का भावेश कौन है, उस भावेश की मूल स्थिति क्या है जन्म के समय की। उसके बाद उसी जन्म समय के समय में उसका उपनक्षत्र स्वामी कौन आता है, वही भावेश उसी कुंडली के जन्म नक्षत्र गोचरी में यानी नव तारा चक्र में कौन सी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, और उसकी असल की जो फलित देने की जो स्वरूप है, जो स्थिति है, वो नवमांश में मालूम पड़ती है। ये सारे देखने के बाद फलित की तरफ हम लोग जा पाते हैं, ठीक है ना। और जन्म नक्षत्र गोचर और तारा चक्र, नव तारा चक्र इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व के क्यों है? क्योंकि हमारे कुंडली के सारी कुंडलियां या सारी दशाएं, महादशा, अंतरदशा, विदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो भी दशा स्थिति है, वो सारी किसकी आधार पर निर्माण होती है? तो जन्म नक्षत्र के आधार पर। और उसी जन्म नक्षत्र के आधार से हमें कौन सी दशा कैसे जाने वाली है ये भी मालूम पड़ता है। जैसे विपत, प्रत्यय, वध ग्रहों की जो दशा, अंतरदशा, विदशा, कोई भी दशा हो, वो उसका स्वरूप, मूल स्वरूप क्या है, यानी अशुभ है मगर पूरी तरह से अशुभ नहीं जाती। जैसा उदाहरण आपको मैं केतु का दिया अभी, इसी अंदाज से हमको कुंडली देखनी जरूर पड़ती है। बिना मतलब, बिना सोचे समझे, सिर्फ लग्न कुंडली में अटक के, सिर्फ लग्न कुंडली पे दारोमदार रख के, यानी लग्न कुंडली को सर पे लेके फलित बताना सरासर गलत है, आधा अधूरा सच है वो। आगे बात ध्यान में, अगर ये आपका आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हुआ, समझ गया होगा, आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे लाने की कोशिश करूँगा मैं। वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी सिलसिले में, इसी विषय के बारे में अगर आपको डायरेक्टली चर्चा भी करनी होगी तो ये स्क्रीन पे जो दिए नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हमारे यानी बातचीत हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं, ऐसे एक हाथ दूसरा अच्छा टॉपिक लेके अगले वीडियो में आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो आदेश। सभी को शुभम भवतु।